हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। राजेश की शादी को हुए 10 साल हो गए थे। वो अपने घर के पास एक फैक्ट्री में काम करता था। उसका एक 8 साल का बेटा था जो अभी कक्षा 4 में पढ़ता था। उसकी पत्नी रेखा जो बहुत ही खूबसूरत थी। राजेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो फैक्ट्री में काम करने के बाद बाहर बैठकर आराम कर रहा था। तभी फैक्ट्री का एक कर्मचारी आया। उसने राजेश से कहा कि तुम यहाँ काम करने आते हो और घर पर तुम्हारी बीवी किसी गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये सुनकर राजेश उस आदमी को डांटा फटकारा। उसे लगा कि ये उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। राजेश इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी पत्नी उसको इस तरह से धोखा दे सकती है। इस बात को सुनकर राजेश को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने उस व्यक्ति को गुस्से में एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाने के बाद उस व्यक्ति ने राजेश से कहा कि आपकी पत्नी के अवैध संबंध आज नहीं तो कल जरूर उजागर होंगे। मैं आपको पहले सूचित कर दे रहा हूं कि आप समय से पहले सचेत हो जाइए। उसने कहा कि अगर आपने अपनी बीवी को नहीं सुधारा तो एक ना एक दिन यह खबर बाहर जरूर फैलेगी, उसमें आपकी ही बदनामी होगी। तब राजेश ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, सबूत तलाशना मेरा नहीं, तुम्हारा काम है। तुम्हारा घर अय्याशी का अड्डा बन चुका है। अभी समय है अपनी पत्नी को सुधार लो। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद राजेश बहुत सोच में पड़ गया था। उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी और उसकी पत्नी रेखा की शादी को हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए थे और उसका एक 8 साल का लड़का भी था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। सुखी दाम्पत्य था उनका। घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में उसकी पत्नी के बहकने का कोई कारण नहीं था। राजेश उस फैक्ट्री में एक अच्छे पद पर कार्यरत था। पत्नी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था वो। उसकी पत्नी की उम्र 32 वर्ष के लगभग थी। वो स्वयं 40 वर्ष का था। ओह इसी सोच में डूबा रहा कि ओह इसका पता कैसे लगाए, दिमाग में बैठे शक को कैसे साबित करे, क्योंकि उसकी पत्नी के हाव भाव और व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं था। वो पहले जैसी ही थी। राजेश को परेशान देखकर उसके दोस्त नीरज ने उससे पूछा, क्यों भाई इतने परेशान क्यों हो? कोई परेशानी हो तो बताओ। नीरज राजेश का परम मित्र था। दोनों साथ में पले बढ़े थे और अपने दुख एक दूसरे से बताकर मन हल्का करते थे। नीरज भी राजेश की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसे राजेश की पत्नी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कुछ नहीं, पारिवारिक कारण है, राजेश ने टालने के अंदाज में कहा। बताकर करता भी क्या? थोड़ी देर के लिए मन हल्का हो जाता और उसे यह डर लग रहा था कि नीरज को बात पता चली तो वो किसी न किसी से कहेगा जरूर, चाहे वह कितना भी घनिष्ठ मित्र हो। किसी से ना कहने की कसम भी उठा ले तो भी ऐसी बातें आदमी अपने तक रख नहीं सकता। राजेश दुखी और उदास था। राजेश बिना नीरज को कुछ बताए घर आ गया। न उसका घर में मन लग रहा था न फैक्ट्री में। वो करे तो क्या करे? वो सोच रहा था कि इस सच्चाई का पता कैसे लगाए। किसी को तो बताना पड़ेगा, तभी तो कोई रास्ता मिलेगा और मन हल्का भी होगा। आखिर कब तक वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा? फिर समाधान निकलेगा कैसे? किसी को बताने पूछने से पहले उसे इस बात को प्रत्यक्ष देखना होगा। राजेश अब घर पर बिना बताए आने जाने लगा और घर भी इस तरह आता जैसे दबे पांव कोई चोर घुसता है। अचानक घर आने से राजेश की पत्नी के चेहरे पर बेचैनी सी दिखाई देने लगी। हालांकि घर में उस समय कोई नहीं था, लेकिन पत्नी रेखा के चेहरे पर आई हड़बड़ाहट ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। रेखा ने पूछा, अचानक कैसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पहले तो कभी नहीं आए दोपहर में। राजेश ने कहा, क्यों? क्या मुझे अपने घर आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी? रेखा ने फिर कहा, पहले तो कभी नहीं आए दोपहर में। राजेश ने गुस्से में कहा, मेरे आने से तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? पहले तो बहुत कुछ नहीं होता था जो अब हो रहा है। रेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजेश ने बड़े ध्यान से पूरे घर का निरीक्षण किया, लेकिन उसे रेखा के बेवफाई के कोई सबूत नहीं मिले। राजेश को इस तरह देखकर रेखा बोली कि क्या देख रहे हैं आप? लेकिन राजेश ने उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि अगर इसे बता दिया तो मैं इसे रंगे हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा। वो बिना कुछ बोले खाना खाकर सो गया और सुबह काम करने फैक्ट्री में चला गया। एक जगह वह गुमसुम से बैठा था कि पीछे से फिर वही व्यक्ति आ गया जिसने रेखा के बारे में राजेश को बताया था। उसने कहा कि तुम अपनी पत्नी को ऐसे नहीं पकड़ सकते।
अगर तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना है तो जब तुम्हारा लड़का स्कूल गया हो तभी पकड़ सकते हो। उसे रंगे हाथ पकड़ोगे तब वो कोई बहाना नहीं बना पाएगी, वरना स्त्री चरित्र तो जानते ही हो, रो धोकर सबको झूठा साबित कर देगी। राजेश सोचता रहा। उसके दिमाग में आइडिया आया। दूसरे दिन जब रेखा कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो राजेश ने उससे बोला कि रेखा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। तब रेखा ने कहा कि ठीक है, बाहर से दरवाज़ा अटका कर चले जाओ, मैं बाद में बंद कर दूंगी। राजेश के पास यही मौका था। उसने जोर से खींचकर दरवाज़ा बंद किया और बाहर जाने के बजाय अपने कमरे में जाकर एक जगह छिप गया। अपने ही घर में अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ पकड़ने के लिए छिपना कितना कष्टदायक होता है, इसे राजेश को ही पता था। राजेश ने मन ही मन सोचा, अगर उसकी पत्नी ने उसे यहाँ छिपे हुए देख लिया तो वो क्या जवाब देगा, वो तो अपनी नज़रों में ही गिर जाएगा। यही सब सोचते हुए उसे काफ़ी समय हो चुका था। तभी उसकी पत्नी रेखा कमरे में आई और उसने मोबाइल से किसी के पास फ़ोन किया और बोली कि राजेश अभी घर पर नहीं है, वो थोड़ी देर पहले फैक्ट्री गया है, रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम अभी आ जाओ, लेकिन ज़रा चौकन्ना रहना, राजेश को शायद थोड़ा शक हो गया है। कमरे में छिपा राजेश ये सब सुन रहा था। अब तो सब समझ आने लगा था उसे। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी और एक नवयुवक अंदर आया। देखने में सुंदर और हट्टा कट्टा था। आते ही वो रेखा से लिपट गया और दोनों बिस्तर पर लेट गए। वह नवयुवक, जिसका नाम चंदन था, उसने रेखा से कहा कि तुम डरना मत, मेरे रहते हुए तुम्हारा पति राजेश तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर रेखा उससे लिपटते हुए बोली कि चंदन, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? कमरे में छिपे राजेश का यह सब देखकर खून खौलने लगा। उसके पास रिवॉल्वर होती तो वह वहीं दोनों को गोली मार देता, किंतु वह यह सोचकर शांत हो गया कि बेवफाई के चक्कर में कहीं उसकी पत्नी और चंदन उसकी जान ना ले लें। बेचारा राजेश अपने ही घर में छिपकर दोनों की रासलीला देख रहा था। थोड़ी देर बाद चंदन चला गया और रेखा ने कमरे और बिस्तर को ठीक करके बेड पर लेट गई और कुछ ही पलों में उसे नींद ने अपने आगोश में जकड़ लिया। रेखा के सो जाने के बाद राजेश अपने कमरे से बाहर आया और सीधे फैक्ट्री चला गया। आज उसने जो देखा उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो सोचने लगा कि उन दोनों की जान ले ले और खुद जेल चला जाए, या खुद ही अपनी जान दे दे और अपनी इस टूटे हुए ज़िंदगी से पीछा छूट जाए। किंतु इन दोनों स्थितियों में उसके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए राजेश ने सोचा कि वो ये बात अपने परम मित्र नीरज को बताएगा कि वो अब क्या करे, ऐसे चलने दे और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जीना शुरू कर दे। राजेश ने नीरज को सब कुछ बता दिया और उसकी आंखों से आंसू बहते ही रहे। नीरज ने सब कुछ सुनने के बाद अफसोस जताते हुए कहा कि राजेश, तुम अब क्या चाहते हो? हर समस्या का हल होता है। राजेश ने उदासी से कहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। नीरज ने कहा कि तुम क्या चाहते हो बताओ। राजेश ने कहा, मैं उन दोनों को जान से मार देना चाहता हूँ। नीरज ने कहा, जान से मारना कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। मेरे ख्याल से इस संबंध में तुम्हें अपनी पत्नी रेखा से बात करना उचित नहीं होगा। अगर तुम बिना सबूत के तलाक लेने की बात करोगे तो हो सकता है कि वह तुम्हें दहेज प्रताड़ना के केस में अंदर करवा दे। इसलिए हमें उन दोनों के खिलाफ सबूत निकालना पड़ेगा। इतना कहकर नीरज वहाँ से चला गया। नीरज के जाने के बाद राजेश ने सोचा क्यों ना ये सारी बातें रेखा के आशिक चंदन की पत्नी से ना बता दिया जाए। जब उसकी पत्नी को अपने पति की करतूतों के बारे में पता चलेगा तो वो अपने पति के विरुद्ध कोई न कोई कठोर कदम जरूर उठाएगी। हो सकता है इससे रेखा और उसके आशिक के संबंध टूट जाए। नहीं भी टूटते तो कम से कम जो तकलीफ मैंने सही है यही उसके आशिक को भी भुगतनी पड़ेगी। उसने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, मैं उसका घर तोड़कर कुछ तसल्ली तो महसूस करूंगा। और वो रेखा के आशिक के घर पहुंचा। चंदन कॉलेज में रेखा के साथ पढ़ा था। उसकी पत्नी एक पढ़ी लिखी महिला थी और उनके एक बेटी भी थी। चंदन और रेखा का प्रेम कॉलेज से ही था। शादी के बाद यह प्रेम अवैध संबंधों में बदल गया था। मौका देखकर जब चंदन घर पर नहीं था तो राजेश उसके घर पहुंचा और घर के बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा चंदन की पत्नी ने खोला। राजेश ने अपना परिचय देकर थोड़ा समय मांगा और थोड़ी देर बाद उसने चंदन और रेखा के करतूतों का वीडियो चंदन की पत्नी को दिखाया और उसे सारी बात बताई। चंदन की पत्नी रेखा से ज़्यादा सुंदर और सुशील थी। राजेश की बात सुनकर वह उदास हो गई। उसे बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। राजेश बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आ गया और दूसरे दिन अपने मित्र नीरज को लेकर और ज़्यादा सबूत जुटाने के लिए उसे अपने घर लेकर आया। जब रेखा किचन में पानी लाने गई तो
नीरज ने उसके कमरे में एक खुफिया कैमरा लगा दिया। दूसरे दिन शाम को राजेश ने वह कैमरा नीरज को सौंप दिया। उसके आशिक का नाम, कामधाम और सबका ब्यौरा बनाकर सारे सबूत नीरज ने राजेश को सौंप दिए। सबूत और सारी जानकारी हाथ लगने के बाद राजेश को थोड़ा तसल्ली हुई और साथ में कुछ ताकत भी। नीरज ने कहा कि राजेश, इस सबूत के आधार पर तुम्हें जो कदम उठाना हो उठा सकते हो, चाहे तलाक लो या चाहे सबूत दिखाकर अपनी पत्नी को सुधरने का एक मौका भी दे सकते हो। राजेश ने नीरज से पूछा, नीरज, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें पत्नी को चरित्रहीनता के आधार पर सजा दिलवाई जा सके? नीरज ने राजेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं दोस्त, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें पत्नी को चरित्रहीनता के आधार पर कोई सजा सुनाई जा सके। राजेश उदास होकर घर आ गया और दूसरे दिन फैक्ट्री से सीधे रेखा के आशिक की पत्नी से मिलने के लिए उसके घर चला गया और मासूमियत से चंदन की पत्नी से पूछा, आप अपने पति को कौन सी सजा देंगी मैडम? कुछ देर शांत होकर चंदन की पत्नी ने कहा, मैंने घर वालों के खिलाफ होकर चंदन से भागकर शादी की थी। अब किस मुंह से अपने पति की करतूत अपने घर वालों से बताऊंगी? शादी के कुछ समय बाद ही मुझे अपने पति के चरित्र के बारे में पता चल गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी और अब भी क्या कर सकती हूँ? मेरी एक बेटी भी है और मुझे अपना घर भी बचाना है। अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। राजेश ने कहा कि आप अपने पति को तलाक भी तो दे सकती हैं। तो चंदन की पत्नी बोली, चाहे मैं तलाक दूं या उसे गोली मार दूं, घर तो मेरा ही टूटना है। मेरा यही सोचना है कि सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ दिन नाराज रह सकती हूँ, पति को तो मार नहीं सकती। तलाक के बाद मैं क्या करूँगी? अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी मैं? लेकिन आप तो मर्द हैं, अच्छी खासी नौकरी है आपके पास, फिर आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं छोड़ देते? राजेश ने कहा, मेरा भी एक बेटा है। तब चंदन की पत्नी ने कहा, जब आप मर्द होकर ये सब सह सकते हैं तो मैं तो एक स्त्री हूँ। बातचीत का जो नतीजा राजेश चाहता था वो नहीं निकला। राजेश इस वादे के साथ विदा हुआ कि उनके मध्य जो बातचीत हुई उसके जिक्र में राजेश का नाम ना आए, क्योंकि उसे कुछ तो करना ही है अपनी पत्नी को सजा देने के लिए। मालूम पड़ने पर कहीं वे सतर्क और बेरहम न बन जाए उसके प्रति। राजेश जैसे लोग बंदूक चलाने के लिए दूसरे का कंधा तलाशते हैं, ऐसे लोग प्रत्यक्ष हमला करने से डरते हैं, चाहे उसकी जान पर क्यों ना बनाए। चंदन की पत्नी से उसके मिलने की यही वजह थी कि वो कुछ ऐसा करे कि पति की बेवफाई से नाराज होकर चंदन का घर टूट जाए, लेकिन उसके उत्तर से उसका यह दांव खाली गया। अब उसने दूसरा तरीका यह अपनाया कि वो रेखा के मायके गया और उसके भाई से इस संबंध में बात करने पहुंचा। सबसे पहले उसने सीडी की एक कॉपी थमाकर कहा, भैया, ये रहा रेखा के विरुद्ध ठोस सबूत। आपकी बहन ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, आप बताइए मैं क्या करूं? रेखा के भाई ने कहा कि राजेश, तुम मेरे रिश्तेदार हो, मैं तुमसे अपनी बहन की हरकतों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं, किंतु बेवफाई मेरी बहन ने नहीं, आपकी पत्नी ने किया है। उसकी शादी को हुए 10 साल हो गए हैं और शादी के बाद लड़की तो पराई हो जाती है। अब इस संबंध में मैं उससे क्या कह सकता हूँ? अपनी पत्नी को कैसे राह पर लाना है, उसके बहके हुए कदमों को कैसे संभालना है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो मैं उसे समझाऊंगा। राजेश को वहां भी निराशा लगी। राजेश के जाने के बाद उसके भाई ने रेखा को फोन कर समझाया कि रेखा, अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे, एक औरत के लिए सब कुछ होना चाहिए। रेखा, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो विनाश का रास्ता है। अभी भी तुम्हारे पास समय है, किसी के पीछे मत भागो। लेकिन रेखा वासना में तो डूबी हुई थी, उसकी समझ में ये सब बातें कहाँ से आती। रेखा को समझ आ गया था कि राजेश को उसके अवैध संबंधों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। उसने अंतिम फैसले के उद्देश्य से चंदन को फोन लगाकर संबंधों की खुलती पोल के बारे में जानकारी देते हुए कहा, चंदन, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? चंदन ने कहा, रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रेखा ने फिर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? तब चंदन ने कहा, रेखा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है और मेरे संबंधों के बारे में मेरी पत्नी को भी पता चल चुका है। रेखा ने कहा, चंदन, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरे प्यार की खातिर छोड़ दो सब कुछ। मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। भगा ले जाओ मुझको और कर लो मुझसे शादी। चंदन ने कहा, मैं अपनी पत्नी और बेटी को नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन कभी शादी नहीं कर सकता। रेखा ने कहा,
जब शादी नहीं कर सकते तो संबंधों को आगे बढ़ाया ही क्यों? चंदन ने कहा, मैंने कभी भी तुमसे शादी के लिए कोई वादा नहीं किया और ना ही हमारे बीच कभी शादी की कोई बात ही हुई। अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध रखना है तो रखो, लेकिन मैं तुमसे शादी कभी नहीं कर सकता। रेखा ने गुस्से में बोला, जब तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मैं क्या हुई, तुम्हारी रखैल, मन बहलाने का साधन? चंदन ने कहा, जैसा तुम समझो, मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। दिल बहलाना और बात है, शादी करना बहुत बड़ी बात है। रेखा ने कहा, चंदन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। चंदन ने कहा, मैं तुम्हें नहीं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ और तुम अपने पति को धोखा दे रही हो। जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होकर रहोगी? मैं तुमसे अभी और इसी वक्त सारे संबंधों को तोड़ता हूँ और आज के बाद तुम मेरे पास फ़ोन करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर चंदन ने फ़ोन काट दिया। रेखा रोने लगी और सोचने लगी कि यह मैंने क्या कर दिया। बहके हुए जज्बातों से पूरे जीवन में ग्रहण लगा दिया। कैसे सामना करूंगी अपने पति का? एक गलत कदम अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया है मुझे। न मैं अच्छी माँ बन सकी और ना ही अच्छी पत्नी। अब क्या होगा मेरा? कौन सी विपत्ति आती है, इसका बस इंतजार ही किया जा सकता है। पति के पास मेरी चरित्रहीनता के सारे सबूत हैं। यह क्या कर दिया मैंने? अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपने ही हाथों से अपना घर जला लिया। तभी चंदन का फ़ोन फिर से आया। उसने कहा कि अगर तुम अपने पति को छोड़ दो तो मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूँ। रेखा ने फ़ोन जोर से पटक दिया और बोली, मैं बेश्या नहीं हूँ। तभी कमरे में राजेश आ गया और रेखा से बोला, बेश्या नहीं तो क्या हो तुम? राजेश को देखकर रेखा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ी और माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो राजेश, चंदन ने मुझे बहका दिया था। राजेश ने गुस्से में बोला, तुम कोई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कोई बहका दे और तुम बहक जाओ। तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया। रेखा गिड़गिड़ाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो राजेश, अब तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राजेश ने कहा, तुमने मेरे घर को अय्याशी का अड्डा बना दिया था, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ कर सकता। रेखा ने कहा, अपने बेटे के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। राजेश ने कहा, अगर तुम्हें बेटे का ख्याल होता तो तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करती। रेखा ने राजेश के पैर पकड़ते हुए बोली, मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा राजेश। राजेश ने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, बेवफाई की है तुमने मेरे साथ, तुमने प्रेम की घर की मर्यादा नष्ट कर दी, तुम्हें कभी नहीं माफ़ किया जा सकता, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। रेखा माफ़ी मांगती रही और राजेश उसे सुनाता रहा। तभी उनका लड़का स्कूल से आ गया। पिता को गुस्से में और माँ को रोते हुए देखकर बेटा भी रोने लगा और बोला, क्या हुआ मम्मी, तुम रो क्यों रही हो और पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? बेटे को रोते देखकर राजेश का गुस्सा शांत हो गया। रेखा ने बेटे को सीने से लगाते हुए बोली, बेटा पापा से बोलो कि मुझे माफ़ कर दें, पत्नी को ना सही एक माँ को माफ़ कर दें। माँ को रोते हुए देख बेटे ने अपने पिता से रोते हुए कहा, पापा मम्मी को माफ़ कर दीजिए, अगर आपका गुस्सा शांत ना हो तो आप मेरी पिटाई कर दीजिए, लेकिन मम्मी को माफ़ कर दीजिए। बेटे को रोता देखकर राजेश का दिल पिघल गया। रेखा बेटे को खाना खिलाने ले गई और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर पति को दी। तब राजेश ने कहा, रेखा हमारा बेटा हम दोनों के बीच सेतु है, एक छोर पर तुम और एक छोर पर मैं अपने बेटे के खातिर तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बेटे को हम दोनों की ज़रूरत है, लेकिन मैं तुम्हारी बेवफाई भूल नहीं सकता, मैं तुम्हारी चरित्रहीनता को चाहकर भी नहीं भूल सकता। हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन वह प्रेम वह विश्वास अब संभव नहीं है मेरे लिए। यह सुनकर रेखा खाना बनाने अंदर चली गई। वो घर बनाने में फिर से जुट गई। गुजरते वक्त में मन के भेद तो मिटे काफ़ी मात्रा में, लेकिन राजेश के मन मस्तिष्क में वो बात बैठ गई थी। रेखा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोबारा राजेश को पा नहीं सकी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।